हेलो फ्रेंड्स, डीएल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डीएल कुमार। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियोज पसंद आ रही है तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेकंड वीडियो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो हम इससे पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो आज हम पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और इनकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन के समय कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन या सिनगेमी, ये तीनों वर्ड इसी के लिए लिए गए हैं, फर्टिलाइजेशन एंड सिनगेमी। देखिए, फर्टिलाइजेशन मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स के संयुग्मन को या संलयन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स के फ्यूजन को या संलयन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट या ह्यूमनस का निर्माण होता है। तो देखिए भी, मेल गैमेट्स के रूप में शुक्राणु जो कि एनिमल्स में होते हैं और परागकण जो कि पादपों में होते हैं। तो मेल गैमेट्स के रूप में स्पर्म एंड पोलन ग्रेन होते हैं। फीमेल गैमेट्स के रूप में ओवा या अंडाणु या एग सेल या एग होता है। इन दोनों के फ्यूजन को या इनके संलयन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो फर्टिलाइजेशन में नर युग्मक व मादा युग्मकों के संलयन। अब देखिए, सिनगेमी, जो सिनगेमी वर्ड है, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। एक है सिन और एक है गैमोज। सिन मीन्स टुगेदर एंड गैमोज मीन्स मैरिज, यानी एक साथ मिलना। तो सिनगेमी भी हम फर्टिलाइजेशन के लिए लेते हैं। और सिनगेमी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के 2 वर्डों से बना है, सिन और गैमोज। सिन मीन्स टुगेदर एंड गैमोज मीन्स मैरिज। क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया। एक अपन और डेफिनेशन दे सकते हैं फर्टिलाइजेशन की, या निषेचन बराबर नर युग्मक का प्राक केंद्रक व मादा युग्मक के प्राक केंद्रक के संलयन को हम क्या कहते हैं भी? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इक्वल टू मेल गैमिट प्रो न्यूक्लियस एंड फीमेल गैमिट प्रो न्यूक्लियस की फ्यूजन को हम क्या कहते हैं भी? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्राक केंद्रक यानी अपूर्ण विकसित केंद्रक, यानी उसको पहला जो केंद्रक है, उन केंद्रकों के संलयन को अपन फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और वास्तव में फर्टिलाइजेशन में नर युग्मक व मादा युग्मकों के प्रो न्यूक्लियस का ही फ्यूजन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है। जो गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी एन होते हैं। तो मेल गैमिट हैप्लॉइड हो गया, फीमेल गैमिट हैप्लॉइड हो गया, और उससे
डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आगे अपन बात करें टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कौन कौन से प्रकार हैं? तो फर्टिलाइजेशन के मुख्य रूप से 4 प्रकार देखे गए हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन, थर्ड टाइप है सेल्फ फर्टिलाइजेशन और फोर्थ टाइप है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इन 4 प्रकार के फर्टिलाइजेशन के प्रकारों की बात अपन यहां करेंगे। सबसे पहले बात करें अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन। नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब नर युग्मक व मादा युग्मकों का संलयन का हो बाहरी माध्यम में, यानी नर युग्मक को और मादा युग्मक को बाहरी माध्यम में त्याग दिया जाए और फिर उनका वहां संलयन हो, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक को जल में त्याग दिया जाए और उनका फ्यूजन जो है वो कहां हो? जल में हो, तो उससे अपन क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन को मैं एक बहुत सिंपल डायग्राम से आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों के अपनी यहां बात करेंगे। तो देखिए, ये है ओवरी, यानी मादा जनन अंग है ओवरी अंडाशय से। इसमें क्या बना? भी नर युग्म, मादा युग्म बना। ये मादा युग्मक है, मादा युग्मक, जिसे अपन अंडा कह सकते हैं, अंडाणु कह सकते हैं, अंडशय। तो ये अंडाशय है और अंडाशय में मादा युग्म बना। यहां से त्यागने पश्चात ये फेलोपियन ट्यूब में आ गया और ये है गर्भाशय, ये भी फेलोपियन ट्यूब है। इसी प्रकार ये है वर्षण, जो कि नर जनक में है। वर्षणों में नर युग्मक बने, शुक्राणु बन गया। ये नर युग्मक है जो कि शुक्राणु का रूप है। यहां से मादा युग्मक जनन पथ से होते हुए बाहर रिमूव कर दिया गया, बाहर त्याग दिया गया। ये है मादा युग्मक और ये है नर युग्मक। दोनों कहां त्याग दिए गई? बाहर त्याग दिए गए, जलीय जल में या जल में त्याग दिए गए, बाहरी माध्यम में त्याग दिए गए। मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों बाहर आ गए। उनका संलयन कहां हो रहा है? बाहर। बाहर संलयन होकर क्या बना? 12 युग्मनज। युग्मनज से अंडे का और अंडे में भ्रूण का परिवर्तन हुआ, यानी सब कुछ कार्य कहां हो रहा है? बाहर। तो देखिए, इस क्रिया में निषेचन कहां हुआ? बाहर, जल में। उसके पश्चात अंडा बना, अंडे में भ्रूण का परिवर्तन हुआ, वो भी कहां हुआ? बाहरी माध्यम में। और अंततः शिशु का विकास हुआ। तो इसमें निषेचन भी बाहर हो रहा है, परिवर्तन भी बाहर हो रहा है, भ्रूण परिवर्तन भी बाहर हो रहा है। तो अपन ने एक डायग्राम, सिंपली डायग्राम से देखा कि ये अंडाशय है, अंडाशय से मादा युग्मक निकले और जनन पथ में से होते हुए जलीय माध्यम में आ गए। ऐसे ही ये वर्षण है और वर्षण से शुक्राणु का निर्माण होकर जलीय माध्यम में आ गए। दोनों का संलयन हुआ कहां? बाहर। युग्मनज बना, युग्मनज से भ्रूण का परिवर्तन हुआ, वो भी बाहरी माध्यम में। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को अपन क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। और इस प्रकार का निषेचन एल्गी में, फिशेज में, एम्फीबियन में, यानी जितनी भी शैवालें हैं, शैवालों में, कुछ ब्रायोफाइटा में, कवकों में, मछलियों में और एम्फीबियन यानी उभयचारी जंतुओं में देखने को मिलेगा। तो मेंढक में किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होगा? भी बाह्य निषेचन होगा। तो मेंढक में, मछलियों में, कवकों में, शैवालों में, कुछ ब्रायोफाइटा में इस तरीके का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है।
दूसरा फर्टिलाइजेशन का प्रकार अपन बात करेंगे वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अंतः निषेचन। जब नर और मादा युग्मकों का संलयन मादा जीव के शरीर के अंदर हो तो उसे हम क्या कहेंगे भी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा प्राणी के शरीर के अंदर हो, इसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में 3 स्थितियां हैं और वो 3 स्थितियां अपन यहां देखेंगे। देखिए, ये है ओवरी। ओवरी से मादा युग्मक निकल गया, ये मादा युग्मक निकल गया। मादा युग्मक निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ गया, अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ गया। ये है वर्षण, टेस्टिस, इनसे शुक्राणु निकले और ये नर युग्मक है, नर युग्मक, और ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यानी उनके योनि वेजाइना से होते हुए जनन पथ में आ गए और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गए। दोनों का यानी देखो, ये है मादा युग्मक और ये है नर युग्मक, दोनों का फ्यूजन कहां हो रहा है? मादा प्राणी के जनन पथ में या फैलोपियन ट्यूब में, अंदर, शरीर के अंदर हो रहा है। दोनों का फ्यूजन हुआ, ये बन गया युग्मनज, ये 2n युग्मनज। युग्मनज बनने के पश्चात ये अंडे के रूप में बाहर त्याग दिया गया। अंडे के रूप में कहां आ गया अभी? बाहर। और उसके बाद भ्रूण का परिवर्तन, तो देखो बाहर आ गया तो एग के रूप में इन्हें बाहर त्याग दिया गया। उसके पश्चात भ्रूण परिवर्तन कहां हो रहा है? अंडे में, बाहरी माध्यम में। तो निषेचन तो कहां हो रहा है? मादा शरीर के अंदर। और भ्रूण परिवर्तन कहां हो रहा है? बाहरी माध्यम में, अंडे में। इस तरीके की स्थिति में अपन देखें तो अंतर निषेचन हो रहा है किंतु बाह्य परिवर्तन होता है। और जितने भी अंडज यानी अंडे देने वाले प्राणी हैं उनमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होगा किंतु एम्ब्रियो डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगा, बाहरी माध्यम में होगा और वो अंडे के रूप में रहेगा। अंडे में डेवलपमेंट चलेगा। अंडे में चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होगा और उसके अंदर भ्रूण का परिवर्तन होगा। तो ये स्थिति किनमें देखने को मिलेगी? जितने भी अंडज प्राणी हैं और रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, यानी जितने भी सरीसृप हैं उनमें और पक्षियों में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी जिनमें निषेचन इंटरनल होगा किंतु जो भ्रूण परिवर्तन होगा वो मादा जीव के शरीर के बाहर कवच, कैल्शियम कार्बोनेट कवच युक्त अंडों में होगा। एग्जाम्पल आपके सामने। दूसरी स्थिति अपन यहां बात करें, पहली स्थिति हो गई इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, दूसरी स्थिति अपन बात करें। इसमें ये ओवरी हो गया, ये मादा युग्मक हो गया और मादा युग्मक कहां आ गया? फैलोपियन ट्यूब में। ये वर्षण हो गए, वर्षणों में शुक्राणु बने, शुक्राणु बनकर फैलोपियन ट्यूब से होते हुए अंडे से मिल गया। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहां पर। उसके बाद ये युग्मनज बन गया, 2n युग्मनज बन गया। युग्मनज बनने के पश्चात युग्मनज से भ्रूण का परिवर्तन हो रहा है और भ्रूण का परिवर्तन गर्भाशय में नहीं होगा, मादा शरीर के अंदर तो होगा परंतु गर्भाशय में नहीं होता। एक अलग थैली होती है जिसमें भ्रूण का परिवर्तन होता है और उस थैली को अपन शिशु कोश या मार्सुपियन चैम्बर के नाम से जानते हैं। मार्सुपियन थैली कहते हैं जिसमें शिशु रहता है। तो यहां से युग्मनज बनने के पश्चात थोड़ा बहुत डेवलप होने के पश्चात ये किसमें आ जाता है अभी? शिशु कोश में या शिशु थैली में या मार्सुपियन कोश में आ जाता है और डेवलपमेंट वही होता है। तो गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्तन नहीं हो रहा है, कहां हो रहा है? मार्सुपियन थैली में। और अंततः उस थैली से फिर एक विकसित या पूर्ण विकसित शिशु का
जन्म होता है। तो शिशु को जन्म देंगे, देखो इसमें क्या क्या स्थिति होगी, अंतर निषेचन होगा, शिशु या भ्रूण परिवर्तन, निषेचन मादा शरीर के अंदर हो रहा है, किंतु शिशु का या भ्रूण का परिवर्धन मार्सुपियन थैली में हो रहा है और उसके पश्चात शिशु को जन्म दे रहे हैं। तो ये जरायुज प्राणी होंगे। जरायुज उन प्राणियों को कहते हैं जो एक विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो ये स्थिति मार्सुपियन जो एनिमल है उनमें देखने को मिलती है और कंगारू में आप देख सकते हैं। कंगारू में आपने देखा भी होगा कि शिशु यहां एक थैली होती है उसके नीचे, जिसे मार्सुपियन थैली कहते हैं, और उस थैली में शिशु उपस्थित होता है, तो उसका परिवर्धन वहीं होता है। तो देखो इस स्थिति में निषेचन इंटरनल हो रहा है, परंतु भ्रूण का परिवर्धन गर्भाशय में नहीं हो रहा है। भ्रूण का परिवर्धन मार्सुपियन थैली में हो रहा है और फिर पूर्ण विकसित शिशु को जन्म दे रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में है कंगारू। चलिए तीसरी स्थिति अपन बात करें, यह है अंडाशय, यह है मादा युग्मक और उसके स्त्रावण के पश्चात यह आ गया फैलोपियन ट्यूब में। यह है वर्षण और ये बन गए शुक्राणु जिसे हम नर युग्मक कहते हैं, और इनका स्त्राव जनन पथ में या वेजाइना में स्त्रावित कर दिया गया है। उसके पश्चात ये फैलोपियन ट्यूब में आ गए। दोनों का यहां संलयन हुआ, ये था मादा युग्मक और ये था नर युग्मक। दोनों का संलयन हुआ, संलयन से युग्मनज बना, ये 2n। उसके पश्चात भ्रूण का परिवर्धन कहां हो रहा है, पूरा का पूरा गर्भाशय में हो रहा है। भ्रूण का परिवर्धन गर्भाशय में हो रहा है, तो उसी में विदलन, मोरुला अवस्था, ब्लास्टुला अवस्था, गैस्टुला अवस्था और अंग जनन जैसी सारी क्रियाएं, जितनी भी भ्रूण परिवर्तन की, जितनी भी या भ्रूणोद्भव की जो क्रिया है, वो सारी गर्भाशय में हो रही है। और अंततः जब शिशु पूर्ण विकसित हो गया, ये शिशु बन गया पूर्ण विकसित, उसके पश्चात शिशु का जन्म हो रहा है, यानी पूर्ण विकसित शिशु को जन्म दे रहे हैं। ये स्थिति किसमें देखने को मिलेगी, जितने भी जो स्तनधारी है, उच्च वर्गीय स्तनधारी, उनमें इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। और मानव में, गाय भैंस बकरी में जो प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स गण के जो जंतु होते हैं, उनमें इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। इनमें अंतर निषेचन होता है, अंतर परिवर्तन होगा, और परिवर्तन कहां, गर्भाशय में। और ये जरायुज होंगे, यानी पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देंगे। स्तनधारी वर्ग के प्राणियों में, मानव, गाय, भैंस, बकरी में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये अपन ने देखा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब अपन तीसरा टाइप बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन का, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या एंडोगेमी, या इसे स्व निषेचन भी अपन कहते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन या एंडोगेमी या स्व निषेचन। देखिए क्या होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक ही जनक में बने युग्मकों का संलयन, यानी जनक एक होगा और उसी एक ही जनक में नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे और उनका आपस में संलयन होगा। ऐसे फर्टिलाइजेशन को सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही पेरेंट में बनेंगे, यानी पेरेंट कैसा होगा, द्विलिंगी होगा। तो इस प्रकार ये जो स्थिति किसमें देखने को मिलेगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन द्विलिंगी जीवों में देखने को मिलेगी, यानी मोनोसियस ऑर्गेनिज्म में। मोनोसियस, मोनो मीन्स एक, सियस यानी रूप, यानी लिंगता के आधार पर एक रूप, दो रूप नहीं है,
एक ही रूप है, यानी नर भी वही है और मादा भी वही है, तो उसमें नर युग्मक भी उसी में बनेंगे और मादा युग्मक भी उसी में बनेंगे और उनका आपस में संलयन होगा, तो उसे अपन क्या कहेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कुछ ही जीवों में ये स्थिति देखने को मिलती है, केवल द्विलिंगी जीवों में या मोनोसियस ऑर्गेनिज्म में ये स्थिति देखने को मिलेगी। विभिन्नताओं व नए विभेद की कमी या अभाव रहता है। इस फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप वेरिएशन और नई जो प्रभेद है, जो उनके जो डेवलपमेंट है, नई जो किस्में हैं, उनका डेवलपमेंट कम होता है या अभाव रहता है। ये जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, ये समयुग्मनजता, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वह समयुग्मनजता यानी होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है, यानी उनमें समानता को बढ़ाता है, समानता को बढ़ाएगा, होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है। कौन? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अपन शॉर्ट रूप में बात करें, सेल्फ फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या है? एक ही जनक, एक ही पेरेंट के नर युग्मक व मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाएगा भी? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल है फीता कर्मी, नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही जीव में होंगे, एक ही फीता कर्मी में होंगे और वहीं से उनके युग्मकों का क्या हो जाएगा? संलयन। तो हो गया सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जोग में भी यही स्थिति है। अपवाद अपन यहां देख सकते हैं, केचुआ एक मोनोसियस क्या है? एनिमल है, मोनोसियस या द्विलिंगी है, परंतु इसमें फिर भी कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं, मैं समझा देता हूं। केचुआ में 1 से यानी 20 तक खंड पाए जाते हैं और अलग अलग खंडों में नर जनन अंग और मादा जनन अंग होते हैं। हम बात करें 5, 6, 7, 8 और 9, इन खंडों में शुक्रग्राहिकाएं होती है, यानी इन खंडों के पटों पर शुक्रग्राहिकाएं प्रेजेंट होगी, यानी शुक्राणुओं को ग्रहण करने वाली इकाइयां 4 जोड़ी होती है, जो 5, 6, 7, 8 और 9 जो 5 और 6 के खंड में हो गए ना, तो एक पट में यानी 4 जोड़ी शुक्रग्राहिकाएं होगी जो इन खंडों के पटों पर होगी, यानी 5वें खंड पे नहीं, 5 और 6वें खंड के पट पर, इस तरीके से होती है। तो 4 जोड़ी शुक्रग्राहिकाएं 9वें खंड तक हो गई। 10वें, 11वें और 12वें खंड में नर जनन अंग होते हैं। 10वें, 11वें और 12वें खंड में नर जनन अंग उपस्थित होंगे और नर जनन जो छिद्र होगा वो 18वें खंड में होगा। उसके बाद अपन मादा जनन अंगों की बात करें तो मादा जनन अंग जो होंगे वो 12वें, 13वें और 14वें खंड में मादा जनन अंग उपस्थित होंगे। 14वें खंड में मादा जनन छिद्र उपस्थित होते हैं, जिसे अपन कहें क्लाइटेलम वाला भाग जो होता है 14, 15 और 16 खंड में क्लाइटेलम वाला भाग होता है। अब ये जो एक ही केचुआ है, नर जनन अंग भी उसी में है और मादा जनन अंग भी उसी में। मैंने खंड बता दिया आपको कि 10, 11 और 12 खंड में क्या होंगे? नर जनन अंग। उसके बाद में 12, 13 और 14 खंड में क्या होंगे? मादा जनन अंग। तो उन दोनों खंडों का अब ये जब मैथुन की क्रिया करते हैं या फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं, तो ये हेड टेल की तरफ से आते हैं, एक दूसरे से पूंछ और सिर भाग की तरफ से आते हैं और एक दूसरे की शुक्रग्राहिकाओं में शुक्राणु डाल देते हैं। जो नर जनन छिद्र है वो कहां होगा? 18वें खंड में। तो ये एक दूसरे के विपरीत आते हैं कि जैसे एक केचुआ हुआ तो वो दूसरे केचुए की शुक्रग्राहिकाओं में शुक्राणु डाल देगा और जो दूसरा केचुआ है वो उधर वाले जो दूसरा शुक्राणु केचुआ है उसकी शुक्रग्राहिकाओं में शुक्राणु डाल देंगे और उसके पश्चात उनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो शुक्राणु किसमें जा रहे हैं? दो जीवों के मध्य हो रहे हैं स्थानांतरण, इस कारण से इसमें कौन सा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है? केचुए में। तो जबकि केचुआ कैसा है? मोनोसियस ऑर्गेनिज्म है, फिर भी इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है वो अपन बात करते हैं।
देखिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन या इसे अपन एक्सोगेमी या पर निषेचन के नाम से भी जानते हैं। इसके विपरीत होगा बिल्कुल, जैसे यहां लिखा एक ही जनक से बने युग्मकों का संलयन, एक ही जाति के, जाति एक रहेगी, एक ही जाति के दो जनकों में बने युग्मकों का संलयन, एक ही जाति के दो जनकों में बने युग्मकों का संलयन, जाति एक होगी, जनक अलग अलग होंगे, उनके युग्मकों का संलयन होगा। एक लिंगी जीवों में ये होता है, यानी डायोसियस ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको पूर्व में बताया था, डायोसियस यानी डायो यानी दो, सियस यानी रूप, यानी जब लिंगता के आधार पर दो रूप बने, नर जनक और मादा जनक हो गए दो रूप, तो इसे कहेंगे डायोसियस ऑर्गेनिज्म। तो एक लिंगी जीवों में कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। प्राय जीवों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, अधिकांश जीवों में या प्रायता होगी किसकी? क्रॉस फर्टिलाइजेशन की। जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है बहुत कम प्रायता इसकी होती है, और कुछ जंतुओं में या कुछ पार्कों में देखने को मिलेगा। विभिन्नताएं युक्त व नए प्रभेद भी पैदा होते हैं यहां पर, तो वेरिएशन भी होगी और कुछ नए प्रभेद भी बनेंगे, जबकि यहां वेरिएशन और नए प्रभेद नहीं बन रहे हैं। यह जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है जो वो विषम युग्मनजता हेटेरोजाइगोसिटी को बढ़ाता है, विषम युग्मनजता को बढ़ाता है। कौन? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो ये था भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। शॉर्ट में अपन बात करें क्रॉस फर्टिलाइजेशन, नर जनक यानी नर युग्मक उसके, मादा जनक यानी मादा युग्मक उसके का संलयन क्या कहलाएगा भी? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो नर जनक और मादा जनक में यानी दो अलग अलग जनकों में बने नर युग्मक व मादा युग्मकों के संलयन को हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन किस किस में? जैसे मेंढक में, केचुआ में, मानव में, जंतुओं में, पादपों में अक्सर कौन सा फर्टिलाइजेशन पाया जाता भी? क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो केचुए में भी, जो कि एक मोनोसियस ऑर्गेनिज्म है, फिर भी उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि नर जनन अंग व मादा जनन अंग खंड अलग अलग खंडों में होते हैं और वो खंड एक दूसरे से मिल नहीं सकते, इसलिए दो केचुआ एक दूसरे के पास पास आकर एक दूसरे के शुक्राणु का स्थानांतरण करते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये था भी आज का अपना टॉपिक, क्या? फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात हमने की। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।